Hello everyone, today we continue our chapter haloalkenes and haloarenes. Previous lecture में हम डिस्कस कर चुके थे method of preparation of haloalkenes. Today we discuss method of preparation of haloarenes. Method of preparation of haloarenes. हैलोअरेन्स प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन. ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या प्रिपेयर करेंगे हम अपना हैलोअरेन्स. हैलोअरेन प्रिपेयर करने के लिए हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारा, हमने ले लिया अपना बेंजीन और ये आपका CH3 ग्रुप है, मिथाइल बेंजीन, या फिर आप इसका कॉमन नेम है टोलिन, आप इसको टोलिन भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर आप टोलिन की रिएक्शन करा रहे हो हैलोजन के साथ, आपने X2 लिया, X आपका वही क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लियर, रिएक्शन करा रहे हो तो आपको करानी पड़ेगी ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन क्लोराइड. ये आपके लुईस एसिड है, इनके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट. एक बार समझिए, जैसे जो भी आपका ये ग्रुप लगा हुआ है इधर, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके रिस्पेक्ट में ये जो दोनों फर्स्ट पोजीशन होती हैं, इधर करें या फिर इधर जाएं, ये दोनों आपकी ऑर्थो होती हैं. एक बार इधर देख लीजिए, CH3 ग्रुप है, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये सेकेंड, आप इधर से आए तो ये सेकेंड, इधर से आए तो ये, और ये थर्ड. तो दोनों फर्स्ट पोजीशन आपकी ऑर्थो होती है, सेकेंड वाली मेटा होती है और थर्ड वाली पैरा होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा वाले. मेटा वाला फॉर्म नहीं होगा आपका. ठीक है, तो ये क्या बना, ऑर्थो, आप जो भी ले, हैलोटोलिन, दैट्स मीन हैलोजन होगी आपकी, और ये है आपका पैरा हैलोटोलिन. क्लियर, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, मेटा नहीं मिलेगा. और सेकंड थिंग क्या थी, क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेगा. तो व्हाट अबाउट आयोडीन एंड फ्लोरीन, आप वैसे उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आपको आयोडीन चाहिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके प्रेजेंस में कराएंगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आपने ले लिया HNO3. ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपका HI फॉर्म होगा, क्योंकि देखो हर पोजीशन पे H है, एक X लगा है तो दूसरा HX रिमूव हुआ है, वो हमने शो नहीं किया. ठीक है, तो जो HI होगा आपका उसको ऑक्सीडाइज करेगा. क्लियर, तो अगर I चाहिए, आयोडीन चाहिए, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा. और फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है तो वो यहाँ से फॉर्म नहीं होगा. क्लियर, तो सिंपल सी बात क्या थी, अगर आपको क्या चाहिए, अपने जैसे टोलिन वाले कंपाउंड है जो, उनके साथ अगर आपको हैलोजन चाहिए तो आपको किसके साथ रिएक्शन करानी है, हैलोजन की आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन क्लोराइड के साथ, तो आपका ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे. क्लियर, तो ये था आपका बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन, अमीन्स वाले चैप्टर से में भी आप इसको फिर से देखेंगे. तो सैंडमेयर रिएक्शन में जैसे यहाँ पे हमने आपका क्या लिया था, आपका कोई भी हैलोअरेन, मतलब आपका कोई भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड थे, तो यहाँ पे क्या होगा, सैंडमेयर रिएक्शन. क्लियर, यहाँ पे क्या लेना है आपको, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स.
देखिए अब तक जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सीखा था वो क्या था कि जब अब तक क्या बात थी कि जहाँ आपका हैलोजन अटैच है फर्दर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो तो वो आपका प्राइमरी कंपाउंड होता है। पर ऐसा नहीं है NH2 के केस में कि ये फर्दर आपका एक से अटैच हो गया तो ये प्राइमरी होगा, नहीं। NH2 के केस में बात N की होती है। देखिए NH2 और R, आपको पता है ये आपका अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया में से आपने एक H रिमूव कर दिया और R के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन। क्लियर? अगर आप फर्दर इस N से 2 R अटैच कर रहे हैं तो एक H और रिमूव हो जाएगा, ये बन गया सेकेंडरी अमीन। अगर आप इस N से 3 R अटैच कर रहे हैं तो एक भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये बन गया आपका टर्शरी अमीन। क्लियर? तो प्राइमरी अमीन का मतलब है कि आपका क्या हो, आपका NH2 ग्रुप हो अटैच। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेना है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग वाले। आपने ले लिया ये NH2, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन कराते हो आप सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, सॉरी HX के साथ। क्लियर? तो आपको मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है आपका, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, या फिर इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्लियर? इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हो फर्दर Cu2X2, मतलब कोई भी क्यूप्रस क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है, यहाँ पे भी X आपका क्लोरीन और ब्रोमीन ही है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सिंपल मिल जाएगा बेंजीन के साथ X और साथ में आपकी N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। मिल गया आपको आपका हेलोरिन्स, ठीक है, यहाँ से आपका हेलोरिन फॉर्म हो गया। अगर आपको आयोडीन चाहिए तो इसी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा दीजिए Ki के साथ, तो आपको मिल जाएगा आपका आयोडीन वाला आयोडोबेंजीन। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको रिएक्शन करानी है, अगर आपको चाहिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो आप रिएक्शन कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट की आपकी Cu2Cl के साथ कराएंगे तो क्लोरीन मिलेगा आपको, Br के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अगर आपको आयोडीन चाहिए तो आप Ki के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ एक बार, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है, इसी रिएक्शन का यूज करते हुए देखते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे आपने लिया एनिलीन, तो आपको लेना ही है, एनिलीन लिया आपने, प्लस आपने रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। तो Cl लिया है तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2Cl, ठीक है। और फर्दर इसकी रिएक्शन करा दो आप Cu2Cl2 के साथ, तो आपको बेंजीन के ऊपर मिल गया आपका क्लोरीन, दैट्स मीन क्लोरोबेंजीन। इसी रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे HBr लेते हैं तो आपको कंपाउंड मिलेगा N2Br, फर्दर रिएक्शन करा दो Cu2Br के साथ तो आपको मिल जाएगा Br ग्रुप। क्लियर? और आयोडीन के लिए आपके पास अलग से है, जो यहाँ पे आपका था बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो भी होगा उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, आयोडीन Ki के साथ, तो आपको आयोडीन मिल जाएगा। ये दो रिएक्शन थी हमारी जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने हेलोअरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एल्कीन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हेलोअरीन की दो रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन भी है, नेम से भी आ सकती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात होती है उनकी स्टेट की, क्लियर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। फिजिकल प्रॉपर्टीज
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है हमें, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनको डिनोट करते हैं एमपीटी और बीपीटी से, क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी और सोल्यूबिलिटी, ओके। तो जनरली क्या है आपका कि जो भी हमारे हेलो एल्कीन्स हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स, अगर वो प्योर फॉर्म में हैं तो वो कलरलेस होते हैं, क्लियर। अगर जैसे ब्रोमीन और आयोडीन वाले कंपाउंड्स हैं, अगर उनको हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो वो कलर देते हैं, कलर शो करेंगे, क्लियर। उसके बाद जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे स्टार्टिंग वाले होंगे जैसे मिथाइल, इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, जो भी हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूलर वाले होंगे वो सब कैसे स्टेट में होते हैं, वो सब आपके गैसियस स्टेट में होते हैं। फर्दर जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करेंगे, वो आपके क्या क्या बनते जाएंगे, गैस के बाद लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में, ओके। तो फर्स्ट जो मेन हमारा डिस्कस करने का पॉइंट आता है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम इनमें आपकी हेलो एल्केन्स एंड एल्केन्स के अंदर, कि अगर दोनों में डिस्कस किया जाए तो किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में राइट आंसर है हेलो एल्केन्स। रीज़न क्या है, क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म बन रहा है वो आपका पोलर बॉन्ड बन रहा है और इसमें आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि डाइपोल डाइपोल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एल्केन्स, क्लियर, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका था, क्या रीज़न है कि अगर कंपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और एल्केन्स में सेम, दैट्स मीन अगर आपने लिया है CH3Cl और है CH4 वाला, ठीक है, तो दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इस वाले कंपाउंड का। रीज़न, क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक होने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेम वाला, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये था यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि जैसे जैसे हमारी हेलोजन का साइज इंक्रीज करेगा, अब बात करते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट की कि RI, RBr, RCl, ठीक है, और RF, इनमें से किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो रीज़न आएगा आपके RI का, ये होगा आपका ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपका। तो रीज़न क्या है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपके हेलोजन का साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में, क्लियर। तो आयोडीन का ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन वाले कंपाउंड का, क्लोरीन, देन फ्लोरीन वाले कंपाउंड का, देन उसके बाद थर्ड थिंग आती है हमारे ब्रांचिंग वाली और स्टेट चेंज वाली। एक यहाँ से हो गया आपका, ठीक है। थर्ड आता है अगर आपने कोई भी आइसोमेरिक हेलो एल्केन लिया है। आइसोमेरिक का मतलब कि आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, पर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्लियर, ओके। जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया, CH3, CH2, CH2, CH2Br, ब्रोमोब्यूटेन, मेरा कंपाउंड है ब्रोमोब्यूटेन, मैंने ये लिया है, ओके। अगर देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 to 7 to 9 और एक Br है। अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बना दूँ, देखिए फर्स्ट
सेकेंड ड्रॉ कर रही हूँ मैं आपके लिए CH3, CH2, CH, Br और CH3। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 3 to 5 और 4 9 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? आइसोमेरिक, दैट्स मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। थर्ड देखते हैं 1 2 ये वाला कंपाउंड होगा, तो ये भी सेम है 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक Br ग्रुप। तो अगर तीनों की बात की जाए तो इनमें से किसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? तो आंसर आएगा फर्स्ट का। रीज़न, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही आपके डिक्रीज करेंगे जैसे जैसे क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो स्ट्रेट चेन वाले का ज़्यादा होता है, उससे फिर मतलब मेन बात ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो फर्स्ट वाले ने ज़्यादा किया हुआ है, उसके बाद सेकेंड एंड लास्ट में थर्ड। ओके, तो अब तक 3 क्वेश्चन राइज हो चुके हैं आपके। अगर बात की जाए एल्केन और हेलो एल्केन की जो कंपेरेबल होंगे तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? हेलो एल्केन का। अगर बात की जाए आपके आयोडीन में चेंजेस की, कि आयोडीन वाले हेलोजन में चेंज की, आयोडीन वाले का ज़्यादा होगा कि फ्लोरीन का, क्लोरीन का कि ब्रोमीन का, तो वो आपने ऑर्डर देख लिया। उसके बाद जो आइसोमेरिक वाले कंपाउंड्स हैं उनमें बात की जाए तो जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया वो क्या होगा? ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं हेलोअरीन्स वाले कंपाउंड की। तो हेलोअरीन्स वाले कंपाउंड में क्या बात है? अगर बात की जाए आपकी डाई हेलोबेंजीन वाले कंपाउंड्स की, हम दो ले लेते हैं इसमें। तो हेलोअरीन वाले कंपाउंड्स में क्या है कि डाई हैलाइड्स वाले कंपाउंड ले रहे हैं, डाई हैलाइड बेंजीन वाले कंपाउंड ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका Cl और एक ऑर्थो पे ले लिया हमने, Cl और एक मेटा पे और पैरा वाला। ठीक है, अगर नेम दिया जाए तो क्या बनेगा? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बनेगा आपका 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्या बात है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट सबका अप्रोक्स सेम सा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट का, क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट से कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन is more than मेटा एंड ऑर्थो कंपाउंड। इसी के मेटा और ऑर्थो कंपाउंड से ज़्यादा क्यों है? रीज़न ये आता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो पैरा वाला कंपाउंड है, ये जो पैरा वाला कंपाउंड है इसकी क्या है? सिमेट्री है, ड्यू टू सिमेट्री स्ट्रक्चर है इसका, सिमेट्रिकल है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है कि सिमेट्री की जैसे दोनों सेम से पोजीशन पे है तो बहुत ही आपका एक क्लोज्ड लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसी वजह से क्या है आपके पैरा वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ड्यू टू सिमेट्री ऑफ कंपाउंड फॉर्म क्लोज्ड लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी सिमेट्री की वजह से ये कैसा फॉर्म कर रहा है? क्लोज लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। सेकेंड थिंग है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी की बोला जाता है कि डेंसिटी इंक्रीज
कर रही है, क्या चीज़ है? तो देखिए जो डेंसिटी है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कैसे? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा? आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर? ओके, तो डेंसिटी से नॉर्मल हो गया। उसके बाद है सोलुबिलिटी। तो बात करें सोलुबिलिटी की, जो भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो आपके वाटर में लेस सोल्यूबल हैं। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? सोल्यूबिलिटी के लिए क्या होता है कि उसको वाटर के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है और वाटर ने मतलब अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। तो मेन बात होती है कि आपका अगर वाटर में सोल्यूबल है कोई चीज़ तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट जो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो वाटर की इटसेल्फ है। मतलब जो वाटर अपने साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है एज कंपेरिजन टू अगर वो हैलोजन और कार्बन के साथ बनाता है, ठीक है। तो इसलिए लेस सोल्यूबल है। बट जो आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं लाइक बेंजीन वगैरह, उनमें ये ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। तो जो आपके हेलो एल्केन्स हैं वो लेस सोल्यूबल है वाटर में बट मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ओके, क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारे यही क्वेश्चन राइज होता है। मेन था आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर बात की जाए डेंसिटी की, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वे से बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी में इतना कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता, जनरल सी चीज़ें दोनों। ओके, थैंक यू।